नमस्कार। आज हम बात करेंगे जिस तरह से दिल्ली के लाल किले में जहाँ पे अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ, उससे जो सुरक्षा पर एक जो नया खतरा भारत में मंडरा रहा है। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर से लेकर के अब ये खतरा सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहा। अब जिस तरह से 10 इतने सालों के बाद दिल्ली पे अटैक हुआ और बाकी कई जगहों पर भी निशाने पे आतंकियों के निशाने पर ये हमला रहा है, टारगेट रहा है। आगे आने वाले दिनों में सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए कितनी बड़ी चैलेंज है, क्या रहेगा? इससे हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह जी हैं और हम बात करेंगे कि अब ये इस हमले के बाद क्या चेंजेस आए हैं और आगे क्या ऐसा हो सकता है और हम अपनी सुरक्षा को और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये था कि अब तक लगता था कि कम से कम पिछले 10-12 सालों में ये हुआ कि आतंक की जो एक लिमिट थी जम्मू कश्मीर के अंदर में जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ तो वहीं तक वो था। लेकिन इस बार जिस खतरनाक मिशन पे थे आतंकी, इतना ज़्यादा विस्फोटक और ये दिल्ली के पास तक पहुँच गया। वो तो गनीमत मनाया कि सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी अच्छी वो करके काफ़ी हद तक इसको वो कर लिया और दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली में ये अटैक करने में फिर भी सफल रहे। लेकिन अब क्या? इस कॉन्टेक्स्ट में अब क्या? क्योंकि हमने पहलगाँव के बाद ही कहा था, पाकिस्तान को ये कहा था, जाँच में तो बड़ा साफ हो गया है कि इसमें जैश का हाथ है मतलब या आईएसआई भी इसके पीछे है, पाकिस्तान भी इसके पीछे है। तो हमने पहले ही उनको समझाया था कि भैया ये वॉर ऑफ एक्ट अगर इसे मानेंगे इसको किसी भी आतंकी हमले को और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो क्या अब यही उपाय है कि हम इसके आगे कुछ देखने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो जब हम आईडीज़ की बात कर रहे हैं तो ये शुरुआत हुई थी ट्रांजिस्टर बम्बों से। बिल्कुल। खिलौनों में बम और 80 और 90 के दशकों में ये दशक में ये कार्रवाई हुई थी। वहाँ से शुरू हुई और एलटीटी नाम के संगठन ने ये दरअसल सुसाइड बॉम्बिंग का चलन शुरू किया। उन्हीं के चलते राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए और इस तरीके से ये कार्रवाई हम देखते रहे। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर के आतंकवाद की बात अगर हम करें तो कार बोर्न आईडी का इस्तेमाल उन्होंने पुलवामा में किया, जिसमें उन्होंने 400 के करीब केजीज का आरडीएक्स का इस्तेमाल करके और बहुत सारे जवानों को शहीद कर दिया। सीआरपीएफ के बहुत बड़ी त्रासदी थी। और उसके बाद अगर माना जाए तो अब ये उससे भी बड़ी और बहुत ही भयावी कहानी रचने की फिराक में थे। 2300 केजी के आसपास आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। मेरे ख्याल से 2500 अमोनियम, हाँ, 3000 किलो के आसपास और 360 के करीब कुछ ऐसे आरडीएक्स। तो ऐसा मिला जुला के तकरीबन 3000 किलो का विस्फोटक पकड़ा गया है। और इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि छोटी छोटी आईडीज तो बनाने से रहे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स चाहिए और बहुत बड़ी कहानी चाहिए। जो एकदम स्पष्ट जो प्रथम दृष्टिया जो आपको लगता है, महसूस होता है कि ये शायद एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा बम बनाकर और देश को दहलाना चाहते थे, जिससे कि मास कैजुअलिटी होती और उसका एक इम्पैक्ट एक डिफरेंट किस्म का होता। देश के मनोबल के ऊपर इम्पैक्ट होता, देश की सुरक्षा के ऊपर तो होता ही होता। और इन्होंने जो सीख उठाई थी वो ओक्लाहोमा बॉम्बिंग, जो कि अमेरिका के अंदर 1995 में हुई, जिसके अंदर तकरीबन 2000 केजी का अमोनियम नाइट्रेट ही इस्तेमाल किया गया था। तो अगर आप वो तस्वीरें देखें तो आपकी रूह कांप जाएगी कि 2000 किलो अमोनियम नाइट्रेट से ऐसी तस्वीर बदल सकती है, तो 3000 किलो से क्या होता। अगर ये 3000 किलो को एक साथ विस्फोट करने में सफल हो जाते तो मेरे ख्याल से देश की इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता। जैसे अमेरिका के अंदर टर्निंग पॉइंट आया ट्विन टावर्स के ऊपर हमला, तो कम से कम उस तरीके का इम्पैक्ट होता, पूरी दुनिया के अंदर इसकी गूंज हो जाती और हजारों की तादाद में लोग मारे जा सकते थे। तो ये चीज ऐसे करके समझ आ रही है कि ये कहानी इस तरीके से बनी रची हो सकती है। हमारी सुरक्षा जांच एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस को दाद देनी चाहिए। बिल्कुल। स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस को, बहुत अच्छा काम किया। जिसने पोस्टर चिपकाने की एक घटना से इतना बड़ा नेटवर्क जो है एक्सपोज कर दिया।
कुछ किलो की आईडी जरूर वो चला पाए। उमर नाम का वो भी आतंकवादी पैनिक होकर के मुझे लगता है कि चल गया, हाँ, चल गया। उसमें 10-12 लोग बेचारे मारे गए, बड़ा दुखद है। लेकिन जो नहीं मारे गए उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसको दोनों तरफ से देखना चाहिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, तब आपको ये पूरी घटना का एहसास होगा और आभास होगा कि क्या हुई है और क्या नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है, जो नहीं हुई है उसके ऊपर अगर आप सोचेंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि कितनी बड़ी घटना जो है वो टल गई। इसका मतलब तो बड़ा साफ है कि इसके पीछे जो भी हैं, हम ये मान के चलते हैं कि इंडिकेशन ही आया है, अभी जांच जारी है, आगे बातें आएंगी बाहर में भी। इसका मतलब है कि जो भी ये करना चाहता है एक तरह से खुली चुनौती दे रहा है, भारत को चैलेंज कर रहा है कि अब हम आपको सिर्फ उतना तक ही छोटे पुलवामा और बाकी छोटी घटनाओं तक ही हम नहीं रहना चाहते, हम आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करने पहुंचाने की स्थिति में हैं और वो हम कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली के जो पकड़ा गया 3000 किलो दिल्ली के बेहद पास था। आप जैसा बता रहे हैं कि इरादा बहुत खतरनाक था, अगर ये 3000 किलो इकट्ठा होकर के अगर ये ब्लास्ट हुए होते तो तस्वीर आज कुछ और होती। तो अब इसको अभी जो सिक्योरिटी कंसर्न है, आप आर्मी में रहे, तमाम जो चीज़ें इतने दिनों से आप देख रहे हैं सिक्योरिटी चीज़ों को, इसको आप एनालिसिस कर रहे हैं, इस चैलेंज को किस लेवल पे आप अब इसको टैकल करने का तरीका क्या है? देखिए, इसको पहले समझने के लिए आसिम मुनीर का वो भाषण एक बारी फिर उसका स्मरण कर लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट किया था। और उस भाषण के बाद पहलगाम की घटना हुई, जहां पर हिंदुओं को चिन्हित करके मारा गया था। फिर बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी जवाबी कार्रवाई। और ऑपरेशन सिंदूर समाप्त होने के बाद जो चरमपंथियों की लाहौर के अंदर रैली हुई इस्लामिस्ट्स की, उन्होंने फिर उसी हिंदू नफरत को दोहराया। इसको इसी पर्सपेक्टिव में आपको देखना पड़ेगा, आंखें नहीं मूंदनी, क्योंकि आंखें मूंदेंगे तो आपको सही चीज समझ में नहीं आएगी। तो आप क्या देख रहे हैं एज सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आप क्या देख रहे हैं? हम एक रेडिकलाइज स्टेट देख रहे हैं, हम बगैर दाढ़ी वाले तालिबान देख रहे हैं, हम सूट बूट पहने वाले आतंकवादी देख रहे हैं, जो अंग्रेजी भी बोलते हैं, जो व्हाइट हाउस में लंच और डिनर भी करते हैं, जो देश की रेयर अर्थ की सौदेबाजी भी करते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति की चापलूसी भी करते हैं। वो लोग जो देखने में नॉर्मल लगते हैं लेकिन अब नॉर्मल है, हम उन लोगों से डील कर रहे हैं। जिस तंत्र के दिमाग में इस तरीके का विष हो और उस तरीके की योजना हो उनके दिमाग में कि हजारों लाखों लोगों को मार देना है सिर्फ मजहब के बिना पर, तो आप किस चैलेंज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आप भली बात समझ रहे हैं, जान सकते हैं। अब इसको टैकल कैसे करना है? टैकल अच्छी बातें करके, गुड मॉर्निंग मैसेज अच्छा वाला भेज के और ज्ञान दे के नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उस लेवल का डिस्टॉर्शन हो गया है कि अब आपको इसको खत्म करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक कैंसर, बिल्कुल कि आप उसका इलाज नहीं कर सकते, आपको एम्पुटेशन करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये जो सिक्योरिटी एपरेटस है उसको इस चीज की समझ जरूर है, और कैसे करेगा अब वो लेट्स सी कि क्या करते हैं, लेकिन ये इसका इलाज वही है। और दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है इसको आइसोलेशन में ना देखा जाए, बिल्कुल भी नहीं। अहमदाबाद के अंदर जो प्लानिंग हो रही थी, जो रिसिन नाम की का जो पदार्थ जो कि जहर खिला, प्रसाद में जहर मिला जो कि कैस्टर ऑयल से एक्सट्रैक्ट करने की योजना थी, जो कहा जाता है कि रिसिन नाम का जो पॉइजन है वो साइनाइड से भी कई 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। और साइनाइड एक वो चीज है कि आप उसको जीभ पे लगाएंगे तो आपकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। एलटीटी के जो आतंकवादी थे वो रखते थे कि जैसे ही उनको पकड़े जाने का खतरा होता था, वो साइनाइड का कैप्सूल गले में टांग के रखते थे, उसको चबा लेते थे और वो खत्म हो जाते थे, पकड़े नहीं जाते थे। तो अब ये जो केमिकल है रिसिन, RICIN, ये कई 100 गुना पावरफुल है। और जैसा आपने बोला, मंदिरों के प्रसाद में मिलाने की योजना थी, वाटर सप्लाई में मिलाने की योजना थी, तो बात अब लाखों की तादाद में लोगों को मास लेवल पे, और ये अगर पानी में मिला दो तो आपका RO, प्यूरिफायर,
कोई कुछ इसको नहीं बचा सकता। कर नहीं सकता, इसको आप अलहदा नहीं कर सकते। ये पानी में रहेगा और आप इसका सेवन करेंगे और ठक से खत्म हो जाएगा। कहाँ कहाँ से आप बचेंगे। आपकी पानी की बोतल, जो आप बॉटल पानी लेते हैं 10 रुपए की बोतल, उसके अंदर आपको लगेगा कि ये काफ़ी सेफ है, लेकिन वो सेफ नहीं है। तो उस लेवल का कंटेमिनेशन करके आप सोचिए कि कहाँ पर इन लोगों की योजना थी। यानी ये चाहते हैं कि भारत में मल्टीपल लेवल पे, सिर्फ ये नहीं कि आतंकी हमला करके, अटैक करके, और भी कई तरह से चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसा हालात बना दिए जाएं जिससे, अब ऑब्वियसली टारगेट तो भारत है ही, भारत की सुरक्षा तो है ही, खुद भारत की पॉलिटिकल क्लास भी है जिस पे इनकी नज़र लगातार, उनको देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो दिख गया। अभी दो चीज़ जाहिर है, ऐसा लगता है कि जब इस लेवल की तैयारी है तो और कहाँ ये तो पकड़े गए, वो भी कई ऐसे हो सकते, हिस्से हो सकते तो पकड़े ना गए हों, तैयारी के और भी लेवल हों। अभी ये एक मॉड्यूल पकड़ा एक गया, मॉड्यूल पकड़ा गया है। कितने और मॉड्यूल हैं इनका पता नहीं है। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मॉड्यूल हो, मॉड्यूल और भी हों। और इसमें यह भी ध्यान में रखा जाए कि जब हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन्स की बात करते हैं, NBC। और जो रिसिन है ये बायोलॉजिकल वेपन की कैटेगरी में आता है। तो आपने आतंकवाद को NBC के लेवल पर ले गए हैं। केमिकल हमला, बायोलॉजिकल हमला और न्यूक्लियर हमला, सबको एक तर्ज पर रख के उसको एक पैमाना बनाया गया है और आप उस लेवल पर इस गेम को खेलना चाहते हैं। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कॉन्स्पिरेटर्स विल नॉट बी लेफ्ट। तो अब पूरा खेल ये पता करने का है कि असली कॉन्स्पिरेटर कौन है। ये सेम उनका लैंग्वेज जब पहलगाम में भी हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि परपेट्रेटर्स विल नॉट बी। अब परपेट्रेटर्स से हटके कॉन्स्पिरेटर्स हो गया है कि इसकी कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है। जाहिर तौर पे जो दिख रहे हैं संकेत हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है और मुझे नहीं लगता किसी को भी शक होगा, इस देश से किसी नागरिक को भी शक होगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज और ISI इसके पीछे है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भारत सरकार को ये बात कहनी बाकी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन। लेकिन हम एज एक्सपर्ट्स जरूर कह सकते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, तो जैसा आप खुद ही बता रहे हैं, खतरे का कई लेवल आगे बढ़ गया है और अब उससे काम भी नहीं चलना है कि जहाँ पर आपको इनको किसी तरह से अब तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से आपने कुछ घंटों में एक ऑपरेशन किया, उससे भी सबक इन्होंने नहीं लिया है और कुछ ही महीनों के अंदर अगर इस खतरनाक आइडिया के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हमें भारत की सुरक्षा की लेवल को अगर आगे बढ़ानी है और सुरक्षा के हितों को अगर ध्यान में रखना है तो उसका लेवल उससे भी कहीं ज़्यादा, और ऐसा हो कि फिर वो दोबारा अपना जो कहते हैं सर ना उठा पाए। भाई जो रेडिकलाइज्ड माइंड है, अब हमास ने 7 अक्टूबर को जो कार्रवाई करी वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता ना, रेडिकल जी। तो अगर आप रेडिकल हो गए तो पूरा गाजा तबाह हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी रेडिकलाइजेशन छोड़ी नहीं छोड़ी, आज भी वो उसी चीज पर कायम है। ठीक है, तो ये अब वो स्थिति पहुंच गई है। इसका इलाज एकदम निस्ते नाबूद है, ये बीच वाला इलाज नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 0 और 100 के बीच वाला कोई रास्ता निकाल लेते, नहीं ऐसा नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ दिन पहले जनरल द्विवेदी ने, जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी कहा भी था कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसका जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वही बदल जाएगा। वही वाले हालात वही दिख रहा है जो उन्होंने कहा था। हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है। अभी देखिए ये पूरे इन्वेस्टिगेशंस में किस तरफ, देखो आपको एलिगेशन लगाने से पहले प्रमाण, अब इंडिया पाकिस्तान तो नहीं है ना, जो उन्होंने अभी कहा, उन्होंने तो इस्लामाबाद में अटैक हुआ तो भारत को बम फटा और उसका धुआं भी अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था, तब तक उन्होंने एलिगेशन लगा दिया। और जबकि वो हुआ कि जब तालिबान की जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने जिम्मेदारी ले ली, उन्होंने अभी धुआं भी नहीं हटा तब तक उन्होंने इल्जाम लगा दिया। लेकिन भारत एक जिम्मेदार मुल्क है, इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट होगा और उसके बाद आधिकारिक तौर पर इस बात को कहा जाएगा। अब हम सबको इंतजार है कि इन्वेस्टिगेशन किस ओर इशारा करता है। अभी आपने गाजा की बात की और आपने हमास की बात की। अब जिस तरह से इजराइल इन चीज़ों को कई सालों से झेल रहा है, वो भी रेडिकल ताकतों से उसकी लड़ाई हो रही है। उसकी लड़ाई किसी देश से नहीं है, उसकी लड़ाई रेडिकल ताकतों से है। और जिस तरह से इजराइल जैसा छोटा सा देश इतने सालों से उन रेडिकल ताकतों से जो लड़ रहा है, उनका लड़ने का अंदाज भी, वो कई बार ऐसा करते हैं कि जहां उनको पता चलता है कि खतरा यहाँ से आ रहा है तो पहले ही खतरे को खत्म कर देते हैं। तो क्या वो टाइम आ गया है कि भारत को भी इजराइल की तरह एक्ट करने की जरूरत है? यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मत भिन्न है। इजराइल की जो टैक्टिक्स है उसमें मानवीयता वाला एंगल थोड़ा मेरे को कम नजर आता है।
और भारत की जो टैक्टिक्स है उसके अंदर मानवीयता सबसे पहले आती है। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर की फर्स्ट वेव करी थी, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी संगठनों को टारगेट किया था, मिलिट्री और उस समय टारगेट किया था। मिलिट्री को हमने सेकेंड वेव में किया था, और उस समय टारगेट किया था। और ये आधिकारिक तौर पर बताया गया कि हमने ये वो समय इसलिए वो चुना क्योंकि उस समय सिविलियन कैजुअलिटी कम से कम होगी, क्योंकि उस समय लोग सो रहे होंगे और एक्टिविटी कम होगी। और स्पेशली इसका ख्याल रखा गया कि हम सिविलियन कैजुअलिटी जबरदस्ती और ना करें। इजराइल का कॉन्सेप्ट अलग है, तो इजराइल के साथ तो मैं अपने आप को पूरा गाजा भी खत्म कर दिया। वो तो मैं अपने आप को इक्वेट नहीं करूंगा, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर एंड पार्टी है, उनकी मानसिकता, हिजबुल्लाह की मानसिकता और हमास की मानसिकता को जोड़ के देखूंगा, और एक ही मानसिकता है, और वो है कि दूसरे को तबाह कर दो चाहे खुद तबाह हो जाए। तो दूसरे को तबाह करें ना करें, लेकिन हमारे पास इतनी काबिलियत जरूर है कि उनकी एक मनोकामना हम पूरी कर सकते हैं कि हम उनको पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। ये कर्नल साहब ने बड़ी पते की बात कही कि वो चाहते हैं भारत को तबाह करना और भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हमें अब उस चीज़ पे काम करना है कि जो ये भारत की तबाही चाहने वाले लोग हैं उनको ही खत्म कर दिया जाए, कि उसका इलाज अब बीच का नहीं है। बीच का इलाज करने से तो हुआ, हमने ऑपरेशन सिंदूर करके भी देख लिया, उससे भी बाज नहीं है, कुछ महीनों के अंदर में है। और इस बार उनका इरादा ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा भयावह है। अब इन इससे बचने के लिए भारत किस रास्ते पे जाता है? जैसा कर्नल साहब ने कहा कि नहीं, इजराइल का जो पूरा टैक्टिक्स है उसमें मानवीयता नहीं है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि आपने ब्लाइंडली किसी को मारा, वहाँ पर आम नागरिक भी मारे जाते हैं। भारत ने भी इस चीज़ का ध्यान रखा है, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि भारत को भी एक्ट करने की ज़रूरत है, कि दुश्मनों को ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि अब अगर किसी तरह से अगर कुछ किया तो छोड़ा नहीं जाए। खैर, भारत ने ये तो ऑपरेशन सिंदूर के बात ही कह दिया था, कि इस बात को कह दिया था कि अगर आप कुछ करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल मैं इसे करना चाहता हूँ कि अब जनरल बिपिन रावत को बातें याद आ रही हैं कि भारत की लड़ाई कोई एक फ्रंट से नहीं है, भारत की लड़ाई 2.5 फ्रंट से है। पाकिस्तान, चाइना और आधा हमारा वो फ्रंट, वो दिख रहा है। क्योंकि बिना किसी इंटरनल हेल्प के इतना बड़ा प्लान किया जाए, 3000 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट और बाकी जो RDF इकट्ठा करना, ये कभी संभव ही नहीं हो सकता जब तक कि इंटरनल किसी सहयोग ना मिले। तो वो अब वो चुनौती, वो जो डर था ना, उन्होंने उस समय स्टेटमेंट दिया था, कई जगह छुटपुट और खतरे दिखते भी थे, लेकिन अब उसका भी एक बड़ा ही भयावह रूप दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत ही डेंजरस रूप दिख रहा है। और लखनऊ से फरीदाबाद, और फरीदाबाद से सहारनपुर, और सहारनपुर से पुलवामा, और अभी और भी काशी और राम मंदिर के भी जिस तरह से संकेत हैं कि इनके नजर में श्री राम मंदिर भी है और काशी भी है इनके टारगेट। हाँ, ठीक है, वो आपकी नजर कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नजरें आपकी कई सालों से लगी हुई हैं, और तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से। इन द लॉन्ग टर्म, इन द लार्जर हिस्ट्री, इट मेक्स नो डिफरेंस। वो हम टैकल कर लेंगे। और ये याद रहे कि हमने अपना काम अपने तरीके से, जैसे भी हम करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और सिविलाइज कंट्री, और सिविलाइज कंट्री की तरह हम बिहेव करते हैं। तो वो चाहे कुछ भी सोचें या वो किस तरीके से कार्रवाई करें, हमारा एक अपना तरीका है टैकल करने का, और बिल्कुल कारगर तरीका है, लेट मी टेल यू। और हम इसमें जरूर सफल रहेंगे, इसमें भी मेरे को कोई तो आप मानते हैं कि हमारी सिक्योरिटी से तैयार हैं? बहुत आराम से तैयार है इनको टैकल करने के लिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की है, जो कि उनको अंदाज़ा है, और इसीलिए उन्होंने इस बारी बिल्कुल ही होम ग्रोन टेररिस्ट का इस्तेमाल करके और बहुत बड़ा कांड करने की साजिश रची, जिससे कि उनके ऊपर डायरेक्ट ब्लेम ना आए। क्योंकि पहलगाम में जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, और अभी ये जो कार्रवाई करने जा रहे थे उसमें इन्फिल्ट्रेट करके कोई नहीं आया, यहाँ के लोग, ये यहीं के लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टैक्टिक्स थी उनकी, जिसमें वो विफल हो गए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि कॉन्स्पिरेटर्स बिहाइंड दिस विल नॉट बी लेफ्ट। क्योंकि जो पता चला है, दोषी तो यहीं के हैं, लेकिन उनके पीछे का कौन सी ताकत है, ये हमसे छुपा भी नहीं है। और बहुत जल्द आपको, क्योंकि इस पर हमारी सरकार, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस काम पे लग गई हैं, जो इसके पीछे जिन्होंने साजिश रची है उनको बहुत जल्दी ढूंढा जाएगा और इस पे एक्शन भी होगा। इस चीज़ के लिए श्योर रहिए। आपने हमारे साथ बात की, तमाम चीज़ों पे जो आपने एक डिफेंस से रिलेटेड हमें जो अब एक नया एक जरिया दिया, एक नज़रिया बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।